नमस्ते साथियों। मैं हूं मिस्टर सैम और स्वागत है आपका अपने इस हॉन्टेड चैनल में। रात एक ऐसी चीज है जो हर सच को छुपा सकती है, हर आवाज को निगल सकती है और हर इंसान के अंदर छिपे डर को जगा सकती है। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, अपने साथ कुछ और भी लाती है। कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। और आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, वो ऐसी ही एक रात की कहानी है। एक गांव था, छोटा सा, शांत सा, जहां लोग जल्दी सो जाते थे और सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उस गांव के बाहर एक पुराना बरगद खड़ा था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था वो कब उगा था। इतना विशाल कि दिन में भी उसकी छाया के नीचे धूप नहीं पहुंचती थी। लोग कहते थे उस पेड़ की जड़ों में मिट्टी नहीं, चीखें दबी हैं। उसकी शाखाओं पर पत्ते नहीं, परछाइयां लटकती हैं। और आधी रात के बाद अगर कोई उसका नाम लेकर पुकार दे तो जवाब जरूर आता है, लेकिन जवाब देने वाला इंसान नहीं होता। गांव वाले उस रास्ते से गुजरना तक छोड़ चुके थे। बच्चों को डराने के लिए माएं कहती, सो जाओ, नहीं तो बरगद वाला ले जाएगा। पर हर गांव में दो लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें खतरा कहानी लगता है। इस गांव में वो दो लोग थे, वरुण और ऋषभ। बचपन के दोस्त। जहां वरुण था वहां ऋषभ होता था। जहां ऋषभ जाता वरुण पीछे पीछे पहुंच जाता। एक निडर था, दूसरा डरपोक। एक हर बात को हंसी में उड़ाता था, दूसरा हर सरसराहट में संकेत ढूंढता था। और शायद इसीलिए उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी। उस रात भी दोनों उसी बरगद के नीचे बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ता भौंका, फिर अचानक चुप हो गया। हवा चल रही थी, लेकिन सिर्फ पेड़ के आसपास। गांव के बाकी हिस्से में सब कुछ स्थिर था। ऋषभ ने कांपती आवाज में पूछा, वरुण, अगर ये कहानियां सच हुई तो? वरुण हंस पड़ा। तू हर बात में भूत ढूंढता है। ये सब बुजुर्गों की बातें हैं, ताकि बच्चे रात में बाहर ना निकले। ऋषभ ने पेड़ की जड़ों की तरफ देखा। नहीं, मुझे लगता है यहां कोई है। वरुण मुस्कुराया। हां, है, तू और मैं। इतना कहते ही हवा अचानक रुक गई, पूरी तरह। न पत्ता हिला, न झींगुर बोले, न दूर कहीं कुत्ता भौंका। जैसे पूरी दुनिया ने एक साथ सांस रोक ली हो। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तभी बरगद की सबसे ऊंची शाखा से कुछ नीचे गिरा। थप, मिट्टी उछली। ऋषभ चीख पड़ा। वरुण भी पहली बार सिहर गया। दोनों ने कांपते हुए नीचे देखा। वहां एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। एक आंख गायब थी और दूसरी आंख सीधी उनकी तरफ देख रही थी। ऋषभ पीछे हट गया। चल यहां से, अभी। वरुण ने खुद को संभाला। किसी बच्चे की होगी। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को पैर से छूना चाहा, गुड़िया का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ घूम गया। अब उसकी एकमात्र आंख सिर्फ वरुण को देख रही थी। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी पेड़ के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। धीमी, टूटी हुई और इंसानी नहीं। ऋषभ ने वरुण का हाथ पकड़ा। भाग! दोनों बिना पीछे देखे दौड़ पड़े। पीछे से सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर उनके पीछे भाग रहा हो। गांव की पहली चौखट तक पहुंचते ही आवाज बंद हो गई। दोनों हांफते हुए रुके। पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे के बीच बरगद की शाखाएं हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उस रात दोनों अपने अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन नींद किसी के पास नहीं पहुंची। वरुण ने आंखें बंद की
तो उसे वही गुड़िया दिखाई दी। ऋषभ ने आंखें बंद की तो उसे पेड़ के पीछे खड़ा कोई साया दिखा और आधी रात के ठीक 12 बजे गांव के हर घर में बंधे कुत्ते एक साथ रोने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि बरगद के नीचे पड़ी वो गुड़िया अब वहां नहीं थी। सुबह हुई, सूरज निकला, पक्षियों की आवाजें भी आईं। लेकिन उस गांव की हवा में आज भी रात बाकी थी। गली कूचों में लोग धीरे धीरे बाहर निकले, मगर चेहरों पर वही बेचैनी थी, जैसे किसी ने सबके सपनों में एक ही डर भेज दिया हो। वरुण की मां ने दरवाजा खोला तो देखा आंगन में बंधी गाय कांप रही थी। उसकी आंखें दरवाजे के बाहर जमी थीं। ऋषभ के घर में भी कुछ ऐसा ही था। उसकी मां बार बार तुलसी पर जल चढ़ा रही थी, क्योंकि रात भर घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती रही थी। टक टक टक। लेकिन ऊपर जाकर देखने पर वहां कोई नहीं था। उधर वरुण और ऋषभ एक दूसरे से मिले। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। वरुण ने धीरे से पूछा, तूने भी सुना था? ऋषभ ने सिर हिला दिया। और तूने भी देखा था वो गुड़िया? दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अचानक गांव के बीचों बीच से शोर उठा, अरे भागो, जल्दी आओ, गुलाब चाचा नहीं मिल रहे। दोनों दौड़ पड़े। गुलाब चाचा, गांव के सबसे पुराने चरवाहे, हर सुबह सूरज उगने से पहले अपनी भेड़ों को लेकर निकल जाते थे। लेकिन आज उनका घर खुला था। लाठी दरवाजे के पास पड़ी थी, चप्पलें बाहर थीं और अंदर बिस्तर पर मिट्टी बिखरी हुई थी, जैसे कोई बाहर से नहीं अंदर आया हो। गुलाब चाची रो रही थीं। रात तक यहीं थे, कह रहे थे कि सुबह बरगद के पास वाली ढलान पर जाएंगे। इतना सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। बरगद का नाम आते ही कई लोग पीछे हट गए। कुछ लोग हिम्मत करके ढलान की तरफ गए। वरुण और ऋषभ भी पीछे पीछे पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। भीड़ें इधर उधर बिखरी थीं। कुछ कांप रही थीं, कुछ जमीन पर बैठी थीं, जैसे सदमे में हो। मिट्टी पर लंबी घसीटने की लकीरें बनी थीं और उन निशानों के बीच गुलाब चाचा की पगड़ी पड़ी थी, फटी हुई। उस पर मिट्टी नहीं थी, कुछ और था, काला, चिपचिपा और बदबूदार। गांव के मुखिया ने तुरंत कहा, आज से कोई भी बरगद के पास नहीं जाएगा। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, मैंने कहा था वो फिर जाग गया है। किसी ने पूछा, कौन? उसने वरुण और ऋषभ की तरफ देखकर कहा, जिसे तुमने रात में जगा दिया। दोनों के दिल धड़क उठे। उस शाम गांव पहले से भी जल्दी बंद हो गया। हर घर के दरवाजे बंद, खिड़कियों पर कपड़े टांग दिए गए, दिए बुझा दिए गए, जैसे लोग अंधेरे से नहीं, अंधेरे को अपनी तरफ देखने से रोक रहे हों। रात को वरुण को नींद नहीं आई। वो करवट बदल ही रहा था कि उसकी खिड़की पर कुछ टकराया। टक, फिर टक, फिर टक। उसने कांपते हाथों से खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर कुछ पड़ा था। वो बाहर गया, झुका और जैसे ही उठाया, उसके हाथ कांप गए। वो वही लकड़ी की गुड़िया थी, लेकिन इस बार उसकी दूसरी आंख भी खुली हुई थी और उसके मुंह पर मानो मुस्कान उभर आई हो। वरुण के हाथ से गुड़िया गिर गई। तभी पीछे से आवाज आई, अब खेल शुरू हुआ है। वरुण पलटा, वहां कोई नहीं था। उसी समय गांव के दूसरे छोर पर ऋषभ अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे से फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी, टूटी हुई। ऋषभ। उसका गला सूख गया। वो धीरे धीरे नीचे झुका और बिस्तर के नीचे देखा। अंधेरे में दो आंखें चमक रही थीं और फिर
एक जली हुई लकड़ी का चेहरा मुस्कुराया। ऋषभ की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। वरुण दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा। लोग भी जमा हो गए। कमरे का दरवाजा खुला था। ऋषभ कोने में सिमटा कांप रहा था। बिस्तर के नीचे कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर कोयले से लिखा था, दो में से एक आज गया, दूसरा अगली रात। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर वरुण और ऋषभ पर थी, और पहली बार दोनों दोस्तों को एहसास हुआ, ये सिर्फ डर नहीं है, ये शिकार चुन चुका है। उस रात के बाद गांव में कोई नहीं सोया। हर घर में दिए जल रहे थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे, दरवाजों पर हल्दी, नींबू और राख लगाई जा रही थी। लेकिन डर ऐसी चीज है जो बंद दरवाजों से नहीं रुकता। वो दीवारों के बीच से भी घुस आता है, और अगर उसका नाम पुराना हो तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। सुबह होते ही वरुण और ऋषभ मंदिर पहुंचे। गांव का छोटा सा प्राचीन मंदिर, जहां पत्थर की घंटियां हवा के बिना भी कभी कभी हिल जाती थीं। मंदिर के भीतर बैठे थे पंडित हरिनारायण। सफेद दाढ़ी, धसी हुई आंखें, और ऐसा चेहरा जैसे उन्होंने उम्र से ज्यादा मौत देखी हो। दोनों लड़कों को देखते ही उन्होंने कहा, तुम दोनों देर कर चुके हो। दोनों सन्न रह गए। वरुण ने पूछा, आपको कैसे पता हम आने वाले हैं? पंडित ने आंखें बंद की, क्योंकि रात भर मंदिर के बाहर कोई घूमता रहा और हर बार एक ही नाम फुसफुसाता रहा, वरुण, ऋषभ। ऋषभ के पैरों से जैसे जान निकल गई। दोनों ने सारी बात बता दी। बरगद, गुड़िया, गुमशुदगी, दीवार पर लिखा संदेश, सब कुछ। कुछ देर तक पंडित चुप रहे। फिर उन्होंने मंदिर के पीछे रखी पुरानी लोहे की संदूक खोली। उसमें से एक फटा हुआ कपड़ा, कुछ राख और एक बहुत पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वही बरगद था, लेकिन उसके नीचे एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, हाथ में लकड़ी की गुड़िया, और आंखों में ऐसा खालीपन जिसे देखकर रूह कांप जाए। ऋषभ ने कांपते हुए पूछा, ये कौन है? पंडित की आवाज भारी हो गई। उसका नाम था गौरी। बहुत साल पहले, जब ये गांव नया था, गौरी यही रहती थी। वो खिलौने बनाती थी, लकड़ी की गुड़ियां, इतनी सुंदर कि दूर दूर से लोग खरीदने आते थे। लेकिन लोग उसकी कला से जितना प्यार करते थे, उससे उतनी ही नफरत भी करते थे, क्योंकि वो अकेली रहती थी। न पति, न परिवार, न किसी से मेल जोल। और गांव वालों को अकेली औरतें हमेशा खटकती हैं। धीरे धीरे अफवाह फैल गई, गौरी तंत्र करती है, उसकी गुड़ियों में आत्माएं बंद है, जो उससे खरीदेगा उसके घर अनर्थ होगा। एक दिन एक बच्चा बीमार पड़ा, फिर दूसरा कुएं में गिरकर मर गया, और दोष किसे दिया गया? गौरी को। भीड़ उसके घर पहुंची, उसकी झोपड़ी जला दी गई, उसे बाल पकड़कर घसीटा गया और बरगद के नीचे बांध दिया गया। गौरी चीखती रही, रोती रही, कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब भीड़ पागल हो जाए तो सच सबसे पहले मरता है। उसे जिंदा जला दिया गया, और मरने से पहले उसने अपनी आखिरी गुड़िया बरगद की जड़ में दबाई और कहा, जिसने मुझे बिना सुने जलाया, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी चैन से नहीं जिएंगी। मंदिर में सन्नाटा छा गया। वरुण ने धीरे से पूछा, तो वो गुड़िया? पंडित बोले, वही आखिरी गुड़िया है। गौरी की आत्मा उसी में बंधी है, और बरगद उसका दरवाजा है। ऋषभ की आवाज कांप गई, लेकिन उसने हमें क्यों चुना? पंडित ने दोनों की आंखों में देखा, क्योंकि तुम दोनों ने उसे देखा और डर कर भागे नहीं। तुमने उसे पहचान दिया, अब वो तुम्हें अपना रास्ता बनाएगी। वरुण गुस्से में बोला, तो अब क्या करें? बैठकर मरने का इंतजार?
पंडित पहली बार मुस्कुराए। हर श्राप का अंत होता है, लेकिन कीमत देकर। उन्होंने संदूक से एक छोटा ताबीज निकाला, काले धागे में बंधा तांबे का चक्र। आज आधी रात तुम दोनों फिर बरगद के पास जाओगे। क्या? ऋषभ पीछे हट गया। हां, और इस बार भागोगे नहीं। पंडित ने आगे कहा, बरगद की जड़ के नीचे वो जगह है जहां उसकी हड्डियां और गुड़ियां दोनों दबे हैं। अगर उन्हें अग्नि देकर मंत्र पूरा किया तो आत्मा मुक्त हो सकती है। अगर असफल हुए। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। वरुण ने पूछा, तो? पंडित ने गहरी सांस ली। तो कल सुबह इस गांव में सिर्फ पेड़ बचेगा। शाम ढलने लगी। गांव में खबर फैल गई कि आज रात कुछ होने वाला है। लोगों ने खिड़कियां बंद कर ली। कोई बाहर नहीं निकला। वरुण ने ताबीज गले में डाला। ऋषभ के हाथ कांप रहे थे। अगर हम वापस नहीं आए तो? वरुण ने उसकी तरफ देखा। तो कम से कम भागते हुए नहीं मरेंगे। आधी रात दोनों बरगद के सामने खड़े थे। आज पेड़ पहले से भी विशाल लग रहा था। जड़ें हिल रही थीं, शाखाएं बिना हवा के झूल रही थीं, और नीचे मिट्टी पर वही लकड़ी की गुड़िया बैठी थी। इस बार उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे, मानो वो उनका इंतजार कर रही हो। तभी पेड़ के तने पर दरार पड़ी, धीरे धीरे, और उस अंधेरी दरार के भीतर से एक औरत का चेहरा बाहर आने लगा। जली हुई त्वचा, खाली आंखें और होठों पर टूटी मुस्कान। ऋषभ की चीख निकल गई। गौरी लौट आई थी। आधी रात, और पूरे गांव की सांसें थम चुकी थीं। बरगद के सामने खड़े वरुण और ऋषभ के पैरों तले मिट्टी कांप रही थी। पेड़ की जड़ें सांपों की तरह सरक रही थीं। शाखाएं ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी अदृश्य तूफान में फंसी हों, और तने की दरार से वो चेहरा पूरी तरह बाहर आ चुका था। जली हुई त्वचा, आधी राख, आधी मांस, और आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे। गौरी। उसके होंठ धीरे धीरे खुले। इतने सालों बाद किसी ने मुझे याद किया। उसकी आवाज कई आवाजों का मेल थी। औरत, बच्चा, बूढ़ा, और कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। ऋषभ पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वरुण ने ताबीज कसकर पकड़ लिया। हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। गौरी हंसी। उस हंसी में दर्द भी था और नफरत भी। खत्म? जिसे तुम्हारे लोगों ने जलाया उसे आग से डराओगे? अचानक जमीन फटी। बरगद की जड़ों के बीच से हाथ निकलने लगे, सूखे, जले हुए, राख से ढके हाथ। उन्होंने ऋषभ के पैरों को पकड़ लिया। वरुण! ऋषभ चीखा और गिर पड़ा। वरुण उसकी तरफ भागा, मगर तभी एक जड़ ने उसका रास्ता रोक लिया। गौरी हवा में तैरते हुए उनके बीच आ गई। पहले एक गया था, आज दूसरा जाएगा। वरुण को पंडित की बात याद आई। भागना मत। उसने कांपते हुए जेब से छोटी शीशी निकाली। उसमें मंदिर की पवित्र राख थी। वो दौड़कर आगे बढ़ा और राख गौरी की तरफ फेंक दी। राख उसके चेहरे से टकराई। गौरी दर्द से चीखी। पूरे गांव में वो चीख गूंज उठी। खिड़कियां कांपने लगी, कुत्ते रोने लगे। ऋषभ के पैरों को पकड़े हाथ ढीले पड़ गए। जल्दी! वरुण चिल्लाया। जड़ें खोदो! दोनों मिट्टी खोदने लगे। नाखून टूट गए, हाथ छिल गए, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। पीछे गौरी फिर उठ खड़ी हुई। अब उसका चेहरा और भी भयानक था। त्वचा पिघल रही थी। आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। तुम मुझे मुक्त नहीं करोगे, तुम मेरे साथ जलोगे। अचानक ऋषभ के हाथ किसी कठोर चीज से टकराए। कुछ है। दोनों ने मिट्टी हटाई। नीचे एक पुराना कपड़ा था जिसमें हड्डियां लिपटी थीं, और उन्हीं के बीच वही लकड़ी की गुड़िया। लेकिन अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसके चेहरे पर आंसू जैसे काले निशान थे। वरुण ने कांपते हाथों से गुड़िया उठाई। तभी उसके कानों में धीमी आवाज आई।
मैं राक्षस में ही थी। वो सन्न रह गया। आवाज फिर आई, मुझे बनाया गया। उसे पहली बार समझ आया, गौरी सिर्फ बदला नहीं थी, वो अन्याय की आग थी। गौरी गरजती हुई उनकी तरफ बढ़ी। पेड़ की शाखाएं नीचे गिरने लगी, जमीन फटने लगी। वरुण, जल्दी! वरुण ने हड्डियां, कपड़ा और गुड़िया एक साथ रखा। माचिस जलाई, लेकिन हवा ने लौ बुझा दी। गौरी अब बस कुछ कदम दूर थी। उसके हाथ बढ़ चुके थे। ऋषभ ने बिना सोचे ताबीज तोड़कर आग के ऊपर फेंक दिया। ताबीज चमका और अचानक नीली ज्वाला भड़क उठी। पूरा ढेर आग में घिर गया। गौरी रुक गई। उसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा नहीं, दर्द था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मैंने सिर्फ न्याय मांगा था। उसकी आवाज टूट रही थी। आग तेज होती गई। गुड़िया राख बनने लगी। हड्डियां चमक कर धूल हो गईं। बरगद की शाखाएं एक एक कर टूटने लगी। जड़ें जमीन में वापस धंस गईं। गौरी का शरीर धुएं में बदलने लगा। गायब होने से पहले उसने वरुण और ऋषभ को देखा, और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इस बार डरावनी नहीं, शांत। एक तेज धमाका हुआ। बरगद बीच से फट गया। फिर सब शांत। न हवा, न आवाज, न चीख, सिर्फ राख। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले, बरगद की जगह सिर्फ जला हुआ ठूंठ था। लोगों ने पहली बार उस रास्ते पर बिना डर के कदम रखा। गुलाब चाचा कभी नहीं मिले और कई सवाल हमेशा के लिए दफन हो गए। लेकिन श्राप खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद वरुण और ऋषभ गांव छोड़कर शहर चले गए। जिंदगी फिर सामान्य होने लगी। दोस्ती बच गई, डर पीछे छूट गया, या उन्हें ऐसा लगा। सालों बाद एक रात वरुण अपने कमरे में अकेला बैठा था। बारिश हो रही थी। खिड़की पर पानी की बूंदें गिर रही थीं। तभी उसे मेज पर कुछ दिखाई दिया, एक छोटी लकड़ी की चीज। वो धीरे धीरे पास गया। उसकी सांस रुक गई। वहां एक नई गुड़िया रखी थी, और उसके नीचे लिखा था, न्याय कभी नहीं जलता। वरुण के पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मैं लौट आई हूं। कमरे की बत्ती बुझ गई। समाप्त। या शायद नहीं। जो तुमने सुना वो बस शुरुआत थी। कुछ कहानियां तुम्हारा पीछा करती हैं। तो दोस्तों, अगली कहानी जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर सच जानना चाहते हो। फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।